सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट किए थे सिंगल फेज एसी सर्किट्स, उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को डिस्कस किया था। अब आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे उसी से रिलेटेड, ताकि उस टॉपिक की गहराई को आप लोग समझ पाओ कि एक्चुअली में देखो, नॉलेज ले लेना एक बात होती है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कर लेने वाली जो बात होती है उसको हम लोग जनरली कहते हैं विजडम। ठीक है, तो हम लोग आज वही चीज़ करेंगे। ठीक, देखिए आपके क्वेश्चन पे, सॉरी आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, फाइंड द करंट टेकन बाय अ 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक, तो इसमें सिंपल हम लोग को बोला गया है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस इतना है, ठीक है, और वो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के अक्रॉस में कनेक्टेड है। तो हम लोग इस चीज़ को, जो सीरीज सर्किट था प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि यहाँ पे किसी और सर्किट एलिमेंट का जिक्र है नहीं, सिर्फ एक सोर्स है और दूसरा लोड है जो कि कैपेसिटेंस है। ठीक, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का ही न्यूमेरिकल है। ठीक, तो अब जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट था, अगर आप लोग रिकॉल कर पाओगे तो उसमें हम लोग को वी नो दैट एक चीज़ पता था, जो करंट था वो क्या था, V/X था ना, अगर याद हो तो। मैं थोड़ा सा आप लोग को रिकॉल करा देता हूँ। सर्किट था कुछ ऐसा दिखता था, यहाँ पे सप्लाई लगा हुआ है, इसको हम लोग VM नाम दे रहे थे, और ये C था और यहाँ से करंट गुजर रहा था। ठीक, तो उसी चीज़ का है ये इक्वेशन। तो वोल्टेज के बारे में हम लोग को गिवन है, वोल्टेज का वैल्यू हाँ गिवन है। ठीक है, तो लेकिन XC का वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो XC को कैलकुलेट करना, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो जो XC है हम लोग को पता है वो क्या था, 1/ωc, याद हो तो। ठीक, तो ये जो ओमेगा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2πf × c लिख सकते हैं ना। तो क्या हमारे पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू गिवन है, कैपेसिटेंस का वैल्यू गिवन है? हाँ, दोनों ही गिवन है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और कैलकुलेट करके बताइए कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है। ठीक है, आपके साथ में कैलकुलेटर होना चाहिए जब कभी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो ये आ जाता है 1/2 × पाई इंटू, अच्छा पाई का वैल्यू पता है ना आप लोगों को, 3.14 होता है। ऐसे भी आपको कैलकुलेटर में वो चीज़ ऑटोमेटिकली फीडेड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो C है वो है हमारा 100 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो उसको फैराड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फैराड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको ऐसे दे सकते हैं 10⁻⁶ फैराड, क्योंकि 100 माइक्रोफैराड बोल लीजिए, या फिर इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं 100 × 10⁻⁶ फैराड बोल लीजिए, बात रिमेन्स द सेम। मतलब ये जो माइक्रो है उसका वैल्यू होता है 10⁻⁶। ठीक है, एक मिनट में इसको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अपने पास XC का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 31.83 ओम्स। ठीक है, ये XC का वैल्यू आ गया। ठीक, अब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में उस वैल्यू को। I = V का वैल्यू कितना है, 230 है, हाँ 230 बाई 31.83। ठीक, ये आ जाएगा 7.23 एम्पियर आंसर। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये वाला समझ में आया ना? अगर यदि नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, काफ़ी इजी सवाल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, ये आ गया आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल। इस सवाल में भी बोल रहा है अपन लोग के पास में क्या, कि 50 हर्ज वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट RMS। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे RMS का जिक्र किया है, मतलब जो 230 वोल्ट है वो एक RMS वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, ना ही एवरेज वैल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। साथ में कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो हमको लिखना है क्या क्या निकालना है, वोल्टेज एंड करंट का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, सो वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म एंड ड्रॉ फेजर्स ये करना है, और लास्ट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस करना है, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले किए। ठीक, तो करते हैं। देखिए हम लोग इस सर्किट को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कि वो जो सर्किट है कुछ ऐसा होगा।
यहाँ पे जो v है वो क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे जो c है वो c है, यहाँ पे i जो है करंट है, ठीक। तो हमको v का, i का और c सब के बारे में बताना है, ठीक। तो सबसे पहले वोल्टेज और करंट के इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो v है वो है वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी एम का वैल्यू गिवन नहीं है और ना ही ओमेगा का वैल्यू गिवन है, लेकिन हम लोग को वो वैल्यू गिवन है जिस पे ओमेगा और वी एम डिपेंड कर रहा है। कैसे, देखिए हम लोग को पता है कि जो वी आर एम एस वैल्यू होता है, वी आर एम एस क्या होता है, वी मैक्सिमम बाय √2 होता है ना, ठीक। और जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, 2πf के बराबर होता है। तो हमको क्वेश्चन में वी आर एम एस का वैल्यू गिवन है और एफ का वैल्यू गिवन है, तो क्या हम लोग ओमेगा और वी एम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो वी एम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √2, एक मिनट, वी आर एम एस इंटू √2। तो वी आर एम एस का वैल्यू कितना है, 230 इंटू √2, ठीक। अब जो ओमेगा है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई इंटू एफ का वैल्यू कितना है, 50। तो ये हो जाएगा 314 ओमेगा का वैल्यू, ठीक है। रेडियन पर सेकंड होता है, यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक। ओमेगा का वैल्यू आ गया क्योंकि एफ का वैल्यू 50 है, गिवन है, लिखा क्वेश्चन। अब हम लोग बाकी सारा चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे लगे हैं, तो हम लोग एक्सी का वैल्यू भी निकाल ही सकते हैं। देखिए एक्सी जो हम लोग को पता है ना, 1/ωc होता है, तो सी का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, हाँ गिवन है। तो हमारे एक क्वेश्चन का सोल्यूशन और हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/314 इंटू सी का वैल्यू कितना है, 26.5, ये हो गया। अगेन माइक्रोफेराड है, तो माइक्रोफेराड को फेराड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपन लोग के पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 120.12 ओम्स। क्यों, क्योंकि ये जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, मतलब कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस, इसी के लिए हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग ये सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व कर ले, बाकी बचा ये दोनों, तो इस दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो आई होगा उसका भी इक्वेशन क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2, याद है ना। π/2 प्लस क्यों होगा, क्योंकि जो करंट है वो आपका आगे चल रहा है वोल्टेज से, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आई एम है इसको हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, बी एम से, बी एम बाई एक्स सी से, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वी एम और एक्स सी की वैल्यू पे, ठीक है। साइन ओमेगा का वैल्यू कितना है, 314 टी प्लस π/2, इसको लिखने की दरकार नहीं है, तो टोटली अंडरस्टूड है। तो जो वी एम का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 230 इंटू √2 बाई एक्स सी का वैल्यू कितना है, 120.12, ये हो जाएगा साइन 314 टी प्लस π/2। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़, अच्छा ठीक है, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको जो अपन लोग सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 2.7 साइन 314 टी प्लस π/2, ये आ गया आई का इक्वेशन, ये इक्वेशन मिल गया हमको, ठीक है। सिमिलरली जो वी है, वी का इक्वेशन भी तो आ जाएगा, वी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी एम, हाँ वी एम साइन ओमेगा टी होगा ना, तो वी एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 230 इंटू √2, तो 230 इंटू √2 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 325.27 साइन 314 टी, ठीक। ये आ गया अपने पास करंट और वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और यही इक्वेशन की बात कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर भी सॉल्व हो गया। अब जो सेकंड नंबर है वो है शो वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म एंड ड्रॉ फेजर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझने वाली बात है। देखिए अगेन हम लोग को ड्रॉ करना है उसका वेव फॉर्म, तो वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। वेव फॉर्म के साथ साथ में फेजर्स, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वोल्टेज बेस है, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करंट को ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया अपना वोल्टेज का वेव फॉर्म, सिंपल साइन वेव है, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट हुआ, पाई और टी 2π हो जाएगा, π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगा आपका इसका, ये π/2 और ये 3π/2, ठीक। अब चूँकि करंट जो है वो आपका इससे आगे चल रहा है, ठीक,
तो इसका मतलब है जहाँ पे वो जीरो है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा करंट का। ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट ज़ीरो, और जहाँ पे वोल्टेज जीरो है वहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपना जो है ये हो जाएगा करंट का वेव फॉर्म, ये हो जाएगा करंट के लिए, और ये वाला जो हो जाएगा ये अपने लोग का वोल्टेज के लिए। ये हम लोग को वेव फॉर्म मिल गया टाइम के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा टाइम एक्सिस। ठीक, ये भी हो गया। अब लास्ट जो बचता है वो आपका फेज़र बचता है। तो फेज़र के लिए अगर हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं, देखिए जो चीज़ कांस्टेंट है ना हम लोग हमेशा उसी को रेफरेंस मानते हैं। तो जो कि वोल्टेज को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, हम लोग के घर में भी जो सप्लाई वोल्टेज आता है वो आमतौर पे 230 वोल्ट के आसपास ही आता है। सिंगल फेज़ है तो, 3 फेज़ है तो उसका अलग वैल्यू होगा, लेकिन जो भी वैल्यू होगा वो कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको रेफरेंस के तौर पे मानते हैं फेज़र ड्रॉ करने के लिए। तो ये हो जाएगा भी आ गया, उसके बाद भी जो करंट आ जाएगा वो आपको क्या आ जाएगा 90 डिग्री पहले स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्योंकि हम लोग जानते हैं फेज़र जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसे रोटेट करता है। तो इसका मतलब आई पहले आएगा उसके बाद भी आएगा, तो उसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट था उसमें आई नीचे होगा, और जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था उसमें आई और भी एक साथ साथ होगा। तो ये हो गया फेज़र, ये हो गया फेज़र, और ये हो गया वेव फॉर्म। ठीक है, तो मिला जुला करके हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज़ को भी सॉल्व कर लिया। ठीक, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर यदि नहीं आया तो प्लीज़ उसको रिवाइंड करके देखिएगा। मैंने काफ़ी इजी तरीके से सब कुछ समझा रखा है इस क्वेश्चन में। मैं 1 मिनट के लिए हाईलाइट कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, रिक्वायरमेंट था हमारा, और ये तो था ही वेव फॉर्म और फेजर्स। ठीक, अगर किसी को 1% भी डाउट है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे तो प्लीज़ रिवाइंड करके देखिए, और अगर यदि आपने मेरी इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो in this channel. And finally, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel, and thank you.